नमस्कार। हर तरफ खबरों और बहस के शोर के बीच मैं आपके लिए लेकर आती हूँ खबरें अनकही। सहज और सरल खबरें जिन्हें आप शांति से बैठकर सुन सकते हैं और विस्तार से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं न्यूज़ भी बताती हूँ और व्यूज भी, समस्या बताती हूँ तो समाधान भी, सवाल उठाती हूँ तो जवाब भी बताती हूँ। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। खबरें अनकही में आज बात करेंगे ईरान के ऊपर मंडरा रहे सबसे बड़े संकट की, भारत के चिकन नेक की। क्या आप जानते हैं कौन सा है ये इलाका? बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने 19 साल पहले के जख्मों को एक बार फिर हरा कर दिया। और साथ ही बात करेंगे जीपीएस स्पूफिंग की, वो साइबर अटैक जो कुछ दिन पहले भारतीय विमान सेवा पर किया गया। क्या होता है ये अटैक, समझाऊंगी आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरें देख लेते हैं। बिहार में चुनावी नतीजों से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। इस पर समाजवादी पार्टी ने जवाब दिया और कहा अलविदा चाचा। जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट में कार कनेक्शंस का पता लगा रही हैं। फरीदाबाद में लाल इको स्पोर्ट्स कार को पार्क करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उमर का ही रिश्तेदार बताया जा रहा है जिसने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया है। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे में ढाका समेत बड़े शहरों में हिंसा, आगजनी और धमाकों की खबरें आ रही हैं। अंतरिम सरकार का कहना है कि आवामी लीग के कार्यकर्ता आग लगाने पर आमादा हैं। शेख हसीना के बचाव को लेकर कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरें अनकही में आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकट की जो पूरे ईरान को अपनी चपेट में ले चुका है। ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे भयानक सूखे का सामना कर रहा है। राजधानी तेहरान में पानी इतना कम हो गया है कि सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो शहर को खाली करना पड़ सकता है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं शहर में और आज उनके सामने है जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा? आइए समझते हैं क्या है ये संकट, कैसे पहुंचा ईरान यहां तक और क्या है इसके पीछे की असली वजह। तो सबसे पहले समझते हैं कि हालात कितने खराब हैं। ईरान को लगातार छठे साल सूखे का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर 2025 में खत्म हुआ पिछला पानी का साल रिकॉर्ड में सबसे सूखा साल था। दरअसल ईरान में आधिकारिक तौर पर पानी का हिसाब किताब हर साल 23 सितंबर से शुरू होता है और अगले साल 22 सितंबर को खत्म होता है। ये ईरानी कैलेंडर के हिसाब से उनका जल वर्ष यानी वाटर ईयर कहलाता है। पूरे साल की बारिश, बांधों में पानी का आना और जल संसाधनों का लेखा जोखा इसी दौरान होता है। इस साल तो हालात और भी बुरे हैं। नवंबर की शुरुआत तक ईरान में सिर्फ 2.3 मिलीमीटर बारिश हुई। ये ऐतिहासिक औसत से 81% कम है, यानी जितनी बारिश होनी चाहिए थी उसका 5वां हिस्सा भी नहीं हुई। तेहरान को पानी देने वाले 5 बड़े बांध हैं, लार, लातियान, करज, तालिकान और मामलू। इन सभी बांधों में औसतन सिर्फ 10% पानी बचा है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था। इतनी भयंकर गर्मी में पानी की जरूरत और बढ़ गई। ईरान के 31 प्रांतों में से 15 में सितंबर के बाद से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, यानी देश का आधा हिस्सा पूरी तरह से सूखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पानी की खपत नहीं रोकी गई तो तेहरान का पानी कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह खत्म हो सकता है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने चेतावनी दी है कि अगर दिसंबर तक बारिश नहीं हुई तो तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करनी पड़ेगी। मतलब पानी सीमित मात्रा में बांटा जाएगा। तेहरान के अलावा ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। मशहद में 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के बांधों में पानी का स्तर 3% से भी नीचे गिर गया है। ये पिछले 60 सालों का सबसे निचला स्तर है। मशहद काउंटी में अब तक सिर्फ 0.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि 2024 के दौरान ये 27-28 मिलीमीटर थी, यानी पिछले साल की तुलना में 98% कम बारिश। एक पानी कंपनी के अधिकारी ने बताया कि बेहद असाधारण स्थिति है। पूर्वोत्तर ईरान में पानी के स्रोत लगातार बदतर हो रहे हैं। मशहद के डिप्टी गवर्नर हसन हुसैनी ने कहा है कि
सरकार पानी की राशनिंग की योजना पर काम कर रही है। अगर सूखा जारी रहा तो सर्दी खत्म होने से पहले रीजनल राशनिंग शुरू हो जाएगी। मुसीबत का सबसे बड़ा संकेत है ईरान की उर्मिया झील का सूखना। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की झील है, लेकिन नासा की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक सितंबर 2025 तक ये झील लगभग पूरी तरह सूख चुकी है। 2019 में बारिश बढ़ने पर झील फिर से भरने लगी थी, लेकिन 2020 की शुरुआत में ये रुझान फिर से पलट गया। सूखे और गलत प्रबंधन के कारण पानी का स्तर फिर से तेजी से गिरा। ये झील और इसके 102 आइलैंड नेशनल पार्क के रूप में संरक्षित थे, लेकिन अब ये सब सिर्फ कागजों पर रह गया है। अब समझते हैं कि आखिर ईरान इस हालत में कैसे पहुंचा। तो विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए सिर्फ कम बारिश को दोष नहीं दिया जा सकता। असली समस्या है दशकों से चला आ रहा गलत जल प्रबंधन। ईरान ने अपने पानी के संसाधनों को बेतहाशा दोहन, जिसको हम एक्सप्लॉइट करना कहते हैं, वो किया है, जिस वजह से भूजल का स्तर खतरनाक रूप से गिर गया है। ईरान का 90% पानी खेती में इस्तेमाल होता है। दूसरे देशों की तुलना में ये सबसे ज्यादा है। सरकार ने खाद्य आत्मनिर्भरता के नाम पर सिंचाई का विस्तार किया। दशकों से हजारों कुएं और बोरवेल खोदे गए, कुछ कानूनी है तो कुछ गैर कानूनी। आज ईरान में 75% से ज्यादा जमीन पर जरूरत से ज्यादा पानी निकाला जा रहा है, उससे कहीं कम प्राकृतिक रूप से वापस भर रहा है। ईरान की सरकार ने सैकड़ों बांध बनाए, जिससे नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो गया, तो गीले इलाके पूरी तरह सूख गए। जहां पहले पानी भरा रहता था, वहां अब सूखी जमीन बची है। ऊपरी हिस्से के किसान सिंचाई के लिए पूरा पानी खींच लेते हैं, जिस कारण इस्फहान प्रांत में बहने वाली जायंदुरूद नदी पूरी तरह सूख चुकी है। अब खुद सरकारी मीडिया भी मान रहा है कि गैर वैज्ञानिक परियोजनाएं जैसे अनियमित बांध निर्माण पानी की कमी का मुख्य कारण है, केवल सूखा नहीं। गोतवंत बांध का मामला बहुत बदनाम है। 2011 में कारून नदी पर यह बांध बना। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि यहां भारी मात्रा में नमक की परत है, लेकिन राजनीतिक रूप से जुड़े ठेकेदारों ने निर्माण को आगे बढ़ाया। जब बांध भरा तो जलाशय ने नमक को नदी में मिला दिया। नीचे की ओर पानी में नमक की मात्रा बहुत बढ़ गई। हालात ऐसे हो गए कि नीचे का पानी फारस की खाड़ी के पानी से 5 गुना ज्यादा नमकीन हो गया। अब इतना खारा पानी पीने और खेती दोनों के लिए बेकार हो गया। हालांकि सरकार ने नमक की परतों को सील करने की कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें बेमानी साबित हुई। 14 साल बाद भी ये समस्या अनसुलझी है और इसको सुलझाने की लागत $3.3 अरब हो गई। पिछले 4 दशकों में तेहरान की आबादी तेजी से बढ़ी है। 1968 में यहाँ 4000 कुएं थे। 2012 तक की संख्या बढ़कर 32,000 से ज्यादा हो गई। भूजल का स्तर तेजी से गिरा। 1984 और 2011 के बीच तेहरान में भूजल का स्तर 12 मीटर नीचे चला गया। इसका नतीजा यह है कि तेहरान के कुछ हिस्से हर साल 10 इंच से ज्यादा धंस रहे हैं। जमीन में दरारें और गड्ढे दिख रहे हैं। इमारतों की दीवारों में दरारें आ रही हैं। सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण से पता चला है कि ईरान में व्यापक दरारें और सिंक होल हैं, और ये सब हो रहा है जमीन से जरूरत से ज्यादा पानी निकालने के कारण। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन जल स्रोतों को फिर भरने में सैकड़ों से हजारों साल लग सकते हैं। जलवायु परिवर्तन ने संकट को और गहरा कर दिया है। पिछले कुछ दशकों में ईरान की जलवायु अधिक शुष्क हो गई है। प्रमुख क्षेत्रों में बारिश का स्तर 20 से 25% तक गिर गया है। बारिश में कमी और बढ़ता तापमान देश को तेजी से रेगिस्तान में बदल रहा है। पिछले साल ऐतिहासिक औसत की तुलना में बारिश में 40% से ज्यादा की कमी आई है। तेहरान में 2024-25 की बारिश औसत से 42% कम थी। 2024 तक तेहरान प्रांत में लगातार चौथे साल सूखा पड़ा। ऐतिहासिक रूप से 2 सूखे सालों के बाद एक बारिश का साल आता था, लेकिन अब यह पैटर्न टूट गया है। सरकार अब आपातकालीन उपाय कर रही है। रात में नल बंद करने की योजना बनाई जा रही है ताकि जलाशयों में थोड़ा पानी जमा हो सके। मार्च 2025 में तेहरान के जल प्रमुख ने लोगों से पानी के इस्तेमाल में 20% की कटौती करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संरक्षण कोई विकल्प या ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरत है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कदम बहुत देर से उठाए गए हैं, क्योंकि वो तो
सालों से चेतावनी दे रहे थे, लेकिन ईरान की सरकार ने बांध बनाने और गहरे कुएं खोदने पर ध्यान केंद्रित रखा। बुनियादी ढांचे में निवेश और रखरखाव के बजाय संकट के लिए केवल कम बारिश को दोष दिया जाता रहा और हालात ये हैं कि बूंद बूंद के लिए तरसने वाली नौबत आ गई है। इस संकट को लेकर एक दिलचस्प पहलू यह है कि धार्मिक नेता इसे ईश्वरीय चेतावनी बता रहे हैं। ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य मोहसिन अराकी ने कहा कि आज का सूखा और संकट समाज के लिए खुदा की चेतावनी है कि वो उसकी ओर लौटें। उन्होंने संकट को सरकार की अनिवार्य हिजाब कानूनों को लागू करने में नाकामी से जोड़ा। बताइए, मतलब हद है। ईरान के लिए आगे की राह और भी मुश्किल है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैज्ञानिक रूप से ठोस वाटर मैनेजमेंट प्लान ही स्थिति को सुधार सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार समय रहते ही कदम उठाएगी। ईरान को अपनी कृषि नीति में बड़े बदलाव करने होंगे। 90% पानी का खेती में इस्तेमाल टिकाऊ नहीं है। जमीन से जरूरत से ज्यादा पानी निकालने पर सख्त नियंत्रण लगाना होगा। बांध निर्माण की नीति को पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बदलना होगा, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है भ्रष्टाचार और गलत प्रबंधन को रोकना। विशेषज्ञों ने बताया है कि राजनीतिक रूप से जुड़े ठेकेदारों ने एनवायरमेंटल डैमेज को नजरअंदाज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट से मुनाफा कमाया। हर देश में एक जैसा हाल है। हम सोचते हैं कि भारत में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, तो इसको बदले कैसे। ईरान का ये जल संकट एक चेतावनी है पूरी दुनिया के लिए। ये दिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, गलत नीतियां और भ्रष्टाचार कैसे एक पूरे देश को तबाही की कगार पर ला सकते हैं। जलवायु परिवर्तन ने इसे और बदतर बना दिया है, लेकिन मूल समस्या मानवीय गलतियां हैं। तेहरान और मशहद जैसे बड़े शहरों के सामने अस्तित्व का संकट है। करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। ये सिर्फ ईरान की समस्या नहीं है, दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे ही संकट सामने आ रहे हैं। समय रहते सबक सीखना और ठोस कदम उठाना जरूरी है, वरना जो आज ईरान में हो रहा है कल किसी और देश में भी हो सकता है और हमारे देश में भी हो सकता है। तो समय रहते हम सब जाग जाएं, चेत जाएं, ये जरूरी है। एक तरफ सरकार की नीतियां और दूसरी तरफ हमारे और आपके जैसे लोग जो हर दिन जाने अनजाने बहुत सारा पानी बर्बाद करते हैं। हमें ईरान के बड़े शहरों से सीख लेने की सबसे पहले जरूरत है। सोचिए। और खबरें अनकही में एक बहुत खास खबर, आपको याद होगा कल मैंने आपको एक ऐसे इलाके के बारे में बताया था जिस पर बांग्लादेश की नजर है। क्या है वो इलाका, क्या कहते हैं उसे और क्यों है बांग्लादेश की नजर? इस खबर को विस्तार से समझने के लिए उस इलाके को समझना जरूरी है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस इलाके के बारे में जो देखने में बहुत छोटा है लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। इसका नाम है चिकन नेक, यानी मुर्गे की गर्दन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह है। चिकन नेक का असली नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये पश्चिम बंगाल में मौजूद एक सक्रिय पट्टी है। इस इलाके को मैप पर देखें तो बिल्कुल मुर्गी की पतली गर्दन जैसा दिखता है। यही वजह है कि इसे चिकन नेक कहा जाता है। चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इलाके की बात की जाए तो इसकी लंबाई करीब 200 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 60 किलोमीटर है, लेकिन कुछ जगहों पर ये सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर है। सोचिए, एकदम एक छोटी सी ड्राइव की दूरी है, लेकिन यही पतली सी पट्टी पूरे पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ती है। एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश, उत्तर में भूटान और चीन का चुंबी वैली है। चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा इलाका भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है और जिम्मेदारी भी। अब सवाल उठता है कि इलाका इतना खास क्यों? तो इसकी कई बड़ी वजह है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी रास्ता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये सभी राज्य इसी रास्ते से बाकी भारत से जुड़े हैं। अगर ये रास्ता किसी भी कारण से बंद हो जाए तो पूरा पूर्वोत्तर बाकी देश से कट जाएगा। दूसरी बड़ी बात है व्यापार और परिवहन। पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए सामान, खाना, दवाइयां, पेट्रोल, डीजल सब कुछ इसी रास्ते से जाता है। ये सड़क, रेल और हवाई यातायात का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तीसरी अहम बात है पूर्वोत्तर के प्राकृतिक संसाधन।
नॉर्थ ईस्ट का इलाका तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत से भरपूर है। असम में भारत के कच्चे तेल का 15% उत्पादन होता है। यहाँ 200 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का भंडार है। हल्दिया बरौनी पाइपलाइन भी इसी इलाके से गुजरती है, जो रिफाइनरीज को मेनलैंड से जोड़ती है। चौथी बात, ये इलाका हमारे पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार और कूटनीति के लिए भी जरूरी है। ये एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद संवेदनशील बनाती है। डोकलाम क्षेत्र यहाँ से बहुत नजदीक है। अगर कभी दुश्मन ने सकरे रास्ते को बंद कर दिया तो भारत का पूरा पूर्वोत्तर अलग थलग पड़ जाएगा। यही वजह है कि भारतीय सेना इस इलाके को अपनी सबसे मजबूत रक्षा रेखा मानती है। पिछले कुछ सालों में चीन और बांग्लादेश के बीच रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं और ये भारत के लिए चिंता की बात है। चीन ने बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में हथियार बेचे हैं। 2019 से 2023 के बीच बांग्लादेश ने जो हथियार खरीदे, उनमें से 72% चीन से आए। इनमें पनडुब्बियां, एंटी शिप मिसाइल्स और नौसेना के हथियार शामिल हैं। चीन ने चटगांव के पास बीएनएस शेख हसीना सबमरीन बेस भी बनाने में मदद की है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी सेना के बीच भी बातचीत बढ़ रही है। ये बातचीत का फोकस कनेक्टिविटी और डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाने पर है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ता तालमेल भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर्ज की राजनीति का इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि भारत ने चिकन नेक की सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं उन हथियारों की जो भारत ने चिकन नेक की सुरक्षा के लिए तैनात किए हैं। पहला है राफेल, दुनिया के सबसे आधुनिक और ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक। भारत ने हासिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। राफेल हवा से हवा में और हवा से जमीन पर बेहद सटीक निशाना साध सकता है, यानी दुश्मन के विमान हो या जमीन के ठिकाने, राफेल चंद सेकंड में उन्हें नष्ट कर सकता है। राफेल के अलावा भारतीय वायुसेना ने मिग-29 विमानों के कुछ स्क्वाड्रन भी इस क्षेत्र में तैनात किए हैं। ये विमान लेयर्ड एयर ऑपरेशंस के लिए है, यानी अलग अलग स्तरों पर हवाई रक्षा के लिए। दूसरा हथियार है ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत ने चिकन नेक के इलाके में ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी रेजिमेंट तैनात की है। ये मिसाइल 290 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और सबसे खास बात, ये आवाज की गति से 2.5 गुना तेज है। ब्रह्मोस के पास दुश्मन के किसी भी ठिकाने को बेहद तेजी से और सटीक तरीके से नष्ट करने की क्षमता है। दुश्मन को समझ भी नहीं आएगा और निशाना लग चुका होगा। सिर्फ दुश्मनों को ढेर करने का इंतजाम नहीं है, भारत ने यहाँ दुश्मनों के हमले से बचने के लिए रक्षा कवच भी तैनात किया है, S-400। ये एक ऐसा हथियार है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत ने रूस से करीब 40,000 करोड़ रुपए में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। ये दुनिया की सबसे उन्नत लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये 400 किलोमीटर की दूरी तक हवा में आने वाले हर खतरे को खत्म कर सकता है, चाहे दुश्मन का लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो या मिसाइल। S-400 सब कुछ मार गिरा सकता है। चिकन नेक के इलाके में S-400 की तैनाती का मतलब है कि पूर्वी हवाई क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित करने की कोशिश की गई है। दुश्मन का कोई भी हवाई हमला यहां नाकाम किया जाएगा। रक्षा प्रणाली में सिर्फ S-400 ही नहीं है, भारत ने एक ट्रायड यानी 3 स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली बनाई है। इसमें MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल है। ये मध्यम दूरी के हमलों से बचाव करती है। फिर है हमारी स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली। ये भारत में बनी मिसाइल है। आकाश 25 किलोमीटर तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिरा सकती है। ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। S-400 लंबी दूरी के लिए, MRSAM मध्यम दूरी के लिए और आकाश छोटी दूरी के हमलों के लिए। इस तरह पूर्वी हवाई क्षेत्र पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। अब नजर डालते हैं जमीनी सुरक्षा पर। जमीन पर चिकन नेक की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के त्रिशक्ति कॉर्प्स पर है। त्रिशक्ति कॉर्प्स का मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुकना में है।
ये जवान सिक्किम में भारत चीन सीमा की रक्षा करते हैं और साथ ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी सुरक्षित रखते हैं। त्रिशक्ति कॉर्प्स लगातार युद्ध अभ्यास करता रहता है। हाल ही में T-90 टैंकों के साथ 1 महीने तक लाइव फायरिंग एक्सरसाइज की गई थी। इन अभ्यासों में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। रियल टाइम निगरानी और टारगेट्स का पता लगाने के लिए ड्रोन बेहद जरूरी है। ये अभ्यास ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध की तैयारी को मजबूत करने के लिए किए गए। हाल के दिनों में भारत ने चिकन नेक की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 3 नए सैन्य स्टेशन स्थापित किए हैं। ये नई चौकियां बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा में बनाई गई हैं। इनका मकसद है रणनीतिक कमजोरियों को दूर करना, निगरानी को मजबूत बनाना और तेज प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ाना। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये कदम बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संपर्क को देखते हुए उठाया गया है। भारत किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहना चाहता है। भारत सिर्फ सैन्य तैनाती पर ही निर्भर नहीं है, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की भी योजनाएं हैं। जोगबनी, बीरगंज, न्यू मॉल जंक्शन को रेल रूट से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। अब आप समझ गए होंगे कि चिकन नेक भारत के लिए कितना अहम है। ये सक्रिय पट्टी भले ही छोटी दिखे, लेकिन ये भारत की एकता और सुरक्षा की रीढ़ है। चीन और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकी के कारण भारत ने अपनी रक्षा को कई गुना मजबूत कर लिया है। राफेल लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 डिफेंस सिस्टम, MRSAM आकाश मिसाइल, T-90 टैंक और त्रिशक्ति कॉर्प्स, ये सभी मिलकर चिकन नेक को एक अभेद्य किले में बदल रहे हैं। भारत का संदेश साफ है, सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। चिकन नेक की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में भारत ने हर मोर्चे पर तैयारी कर ली है। खबरें अनकही में आज जो मैं अगली खबर आपको बताने जा रही हूं, उससे हम सब लोगों की, पत्रकारों की, न्यूज एंकर्स की कुछ खास यादें जुड़ी हुई हैं। और वो खास यादें अच्छी नहीं है, बहुत बुरी हैं। मुझे खुद याद है कि उस दौरान जब मैं न्यूज एंकर थी, तब इस कांड की खबर मैं पढ़ा करती थी और कई बार ऐसा हुआ है कि खबर पढ़ते पढ़ते स्टूडियो में मैं रो पड़ी, मेरी आंखों में आंसू आ गए और रूह कांप जाती थी उस घटना के, उस कांड के डिटेल्स आप दर्शकों तक पहुंचाने में। लेकिन इतने साल बाद उस खबर का हुआ क्या? नोएडा के निठारी कांड का आरोपी सुरेंद्र कोली जेल से बाहर आ गया है। 19 साल बाद वो आजाद हो गया। जिसे कभी निठारी का राक्षस कहा जाता था, अब वो खुली हवा में सांस ले रहा है। 12 नवंबर को ग्रेटर नोएडा की जेल से उसकी रिहाई हो गई है। 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने हम सबको चौंका दिया। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने सुरेंद्र कोली की क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार कर ली और उसे सभी आरोपों से बरी करते हुए रिहाई के आदेश दे दिए। कोर्ट ने 2011 के अपने ही फैसले को वापस ले लिया, वो फैसला जिसमें कोली को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने 2014 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जिसमें कोली की पुनर्विचार याचिका खारिज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एक ही सबूत के आधार पर 2 अलग अलग फैसले नहीं हो सकते। जब कोली को 12 केसों में बरी किया जा चुका है और सभी केसों के सबूत एक जैसे हैं, तो आखिरी केस में भी उसे बरी किया जाना चाहिए। ऐसा ना करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सबूतों की कमी पड़ गई? क्यों 19 बच्चों की हत्या के आरोपी को आजाद कर दिया गया? आप सोचिए, आज भी ये खबर पढ़ते समय मुझे जो अफसोस हो रहा है वो मैं शायद शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अदालत का फैसला है। तो आइए समझते हैं पूरी कहानी शुरू से लेकर आज तक। दिसंबर 2006 की बात है। नोएडा के सेक्टर 31 में निठारी गांव के पास एक बड़ी कोठी थी जिसका नंबर था D5। यह कोठी एक बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंढेर की थी। 29 दिसंबर 2006 को इसी कोठी के पीछे नाले से एक भयानक खोज हुई। पुलिस को वहां से 8 मानव कंकाल मिले, बोरों में भरी हुई हड्डियां मिली, बच्चों के कपड़े और जूते मिले। ये सब देखकर पूरे इलाके में दहशत फैल गई।
न्यूज चैनल्स के जरिए खबर पूरे देश में फैली तो लोग सुनकर सन्न रह गए। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने खुद उस वक्त ये खबर पढ़ी थी तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। अगले दिन 30 दिसंबर को और भी कंकाल मिले। जांच में पता चला कि सब 2005 से 2006 के बीच हुआ था। कुल मिलाकर करीब 19 बच्चों के अवशेष मिले थे। जांच शुरू हुई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पहला था मुनिंदर सिंह पंढेर, जो कोठी का मालिक था। दूसरा था सुरेंद्र कोली, जो पंढेर का नौकर था। कोली 2004 से पंढेर की कोठी में काम कर रहा था। जब 2004 में पंढेर का परिवार पंजाब चला गया तो कोठी में सिर्फ पंढेर और कोली ही रह रहे थे। शुरुआत में कोली ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने फरवरी और मार्च 2007 में दिल्ली में अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया था। हालांकि कोली ने यह भी कहा कि पंढेर को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस और सीबीआई ने दोनों को आरोपी बनाया। इस केस का खुलासा कैसे हुआ, इस पर मेरी सहयोगी तृप्ति गौतम की रिपोर्ट देखिए। उसी खौफनाक कोठी से। ये जो मेरे पीछे 2 मंजिला मकान आप देख रहे हैं, ये है D5, निठारी गांव की D5 कोठी, जो एक समय पर सुर्खियों में थी। सुर्खियों में क्यों थी? क्योंकि यहीं पर अंजाम दिया गया था निठारी कांड को। वो कांड जो हर किसी की जबान पर था, है और शायद आगे भी रहेगा। ऐसा सीरियल किलिंग केस जो अब तक ना हुआ था और हम चाहेंगे नहीं कि आगे ऐसा कुछ हमें देखने को मिले। यही वो कोठी है जिसके अंदर माना गया था और जिसके अंदर इतने सारे शव मिले, इतने बच्चों के कंकाल मिले, जो एक गुत्थी है और आज भी अनसुलझी पहेली है कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से उसको अंजाम दिया गया और किसने किया। यही वो नाला, मैं चाहूंगी कि मेरे जो साथी हैं वो इस नाले पर जरा दिखाएं कि यही वो नाला जहां पर थैलियों में कभी एक खोपड़ी मिली, कभी कुछ हड्डियां मिली, कभी किसी की हथेली मिली और कभी किसी के गुर्दे मिले। ये जो खंडर सी एक कोठी आप देख रहे हैं, एक टाइम पे चमचमाती कोठी थी। आसपास की जो ये गांव है, आसपास की जो गलियां हैं, एक समय पे बहुत खिलखिलाती थी, लेकिन उस कांड ने यहाँ की पूरी जिंदगी को बदल दिया। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगियों को बदल दिया, उन बच्चों के बचपनों को छीन लिया जो यहाँ पर रहते थे। इस केस की शुरुआती जांच नोएडा पुलिस ने की, लेकिन पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे तो 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। सीबीआई ने 16 केस दर्ज किए। सुरेंद्र कोली के खिलाफ और मुनिंदर पंढेर के खिलाफ भी 6 केस दर्ज हुए। सीबीआई की कई टीमें निठारी की कोठी पर गईं और दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई। नार्को टेस्ट भी कराया गया, लेकिन बाद में पता चला कि सीबीआई की जांच में भी कमियां थी। क्राइम सीन को सही तरीके से सुरक्षित नहीं किया गया। बहुत सारे सबूत खराब हो गए या गायब हो गए। अहम गवाहों को समय पर नहीं बुलाया गया। ये सब बाद में बड़ी समस्या बन गई। पुलिस ने कुल 19 मामले दर्ज किए थे। सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, रेप और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया था, जबकि मुनिंदर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने 46 गवाहों को पेश करके उनके बयान दर्ज कराए। इसी पूरी जांच पड़ताल के दौरान निठारी के लोगों ने किन की चीजों का सामना किया, सुनिए। उस समय जब हाँ, हम यहीं थे। तो कुछ बताना चाहेंगे उस समय क्या हुआ था, कैसी मतलब वो तस्वीर थी, भयानक 2-4 दिन जो बीते होंगे जब ये सारी चीजें चली, तो कैसा था उस समय? भैया हम तो रोज 11 बजे तक, जो अब जो लड़का बात जो कर रहा है, इसके दादा तो हुई बैठे रहे, घूमते फिरते, हम लोगों को जब भी पता नहीं लगा। हमारे बच्चे भी घूमे फिरे, गांव के बच्चे भी, कोई गांव के बच्चे, कोई किसी को उन्होंने पकड़ा नहीं, कोई एक आध किसी के उसके चक्कर में आगा हो तो आगा हो, जितने भी सब बाहर के बच्चे, लेडीज पेडीज सब वो उन्होंने इस्तेमाल करी हैं। कोई बाहर के एक आध जो उनके चक्कर पकड़ में आ गए, ये लड़का के जो ये पकड़ लिया उस शक में, ये लड़का जो है उस शक में पकड़ा गया, पूछता है उनका जो हुआ कैसे छुट गया। तो यहाँ तो भैया जो पुलिस है, पुलिस को घर घर में थोड़ी घूम रही है भाई, घर घर में कौन क्या हो रहा ना हो रहा, वो तो बाहर तो जब कुछ कर रहे थे, पता ही नहीं चला था जब सब कुछ हो। हाँ तो चुपचाप नहीं कहो, पता ना जी कितने दिन से चल रहा है, ऐसा हमें पता नहीं है। और जब ड्रेन में कंकाल वंकाल मिले तब क्या था? अब भैया अब
कंकाल किसके किसके ना है इतने तो हमें पता ना, हाँ निकले हमारे सामने। आप तो सर आपने देखा तो होगा। हाँ कभी देखा तो था, आप उस में टाइम मेरी ऐसा शादी दिमाग भी नहीं नहीं होगी, हम तो घूमते रहते थे, हमें तो पता भी नहीं था कि इस कोठी में ऐसा हो रहा है। यहाँ आसपास में घूमना फिरना डेली का था। अब अचानक ही पता लगा कि बच्चे गायब हो रहे, बच्चे गायब हो रहे। पहले किडनैपिंग का बोला गया। हाँ उसके बाद में पता लगा कि हाँ इस कोठी में ये नौकर, उसका नाम क्या है, सुरेंद्र कोहली, नहीं चाय पीता था। हाँ वही ऐसे काम करता था, कोठी में बच्चों को बहका बहका के। और सरदार भी रहता था। सरदार मालिक पता नहीं आता था नहीं आता था, वो तो जब नौकर ऐसा करा तो मालिक के कांटेक्ट में तो होगा जरूर, ऐसी बात तो नहीं है नहीं होएगा। एक बात मेरी कोठी में कोई काम हो रहा है मुझे नहीं मालूम होगा इतने दिनों से, तो वही जो है ऐसा चलता रहा। तो पता लगा कि ये दोनों दोषी हैं, पुलिस ने इनको उठाया भी, उसके बाद में पता नहीं की छोड़ दिया, समझ में नहीं आ रहा है। अब हम क्या कह सकते हैं इसमें। 12 फरवरी 2009 को पहला बड़ा फैसला आया। गाजियाबाद की विशेष अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। केस था 14 साल की रिंपा हल्दर की हत्या का। 13 फरवरी 2009 को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। यह पहला केस था। इसके बाद कोहली को और भी केसों में सजा हुई। मई 2010 में दूसरे केस में फिर फांसी की सजा। 2010 से 2012 के बीच 3 और मामलों में फांसी की सजा हुई। कुल मिलाकर सुरेंद्र कोहली को 10 मामलों में सजा हुई थी और मोनिंदर पंढेर को सिर्फ 2 केस में सजा हुई। फरवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फांसी की सजा बरकरार रखी। सितंबर 2014 में कोहली के लिए फांसी का वारंट जारी हुआ। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोहली का डेथ वारंट भेजकर इसे लागू कराने के निर्देश दिए थे। राष्ट्रपति ने कोहली की दया याचिका खारिज कर दी थी। कोहली को मेरठ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन फांसी नहीं हुई। जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फांसी को उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि दया याचिका के फैसले में बहुत देरी हुई थी। असली मोड़ अक्टूबर 2023 में आया, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि सीबीआई सबूतों से पूरे शक को साबित नहीं कर पाई। जांच में बहुत सारी गलतियां हुई थी। हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 12 केसों में बरी कर दिया। मोनिंदर सिंह पंढेर को भी बरी कर दिया गया। पंढेर 3 दिन बाद जेल से रिहा हो गया, लेकिन कोहली के खिलाफ अब भी एक केस बचा था। ये रिंपा हल्दर की हत्या का केस था। इसी केस में कोहली को फांसी की सजा हुई थी। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर नोटिस जारी किया। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। 30 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की 14 अपीलें खारिज कर दी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सही था, सबूत पूरी तरह से पुख्ता नहीं थे। अब सुरेंद्र कोहली के पास आखिरी हथियार बचा था, क्यूरेटिव पिटिशन। ये एक विशेष याचिका होती है जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे आखिर में दायर की जाती है। ये न्याय की गंभीर गलती को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। 7 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। कोहली ने अपनी क्यूरेटिव पिटीशन में एक सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि जब सभी केसों के सबूत एक जैसे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 अलग अलग फैसले कैसे एक साथ टिक सकते हैं। पहला फैसला 2011 का था, जिसमें उसे फांसी की सजा दी गई। दूसरा फैसला 2025 का था, जिसमें बाकी 12 केसों में उसे बरी किया गया। दोनों केसों में सबूत की बुनियाद एक ही थी। इसके बाद 10 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार कर ली। कोर्ट ने 2011 और 2014 के सभी आदेश निरस्त कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शक कितना भी गहरा हो, वो सबूत नहीं बन सकता। निर्दोष होने की धारणा उस समय तक बनी रहती है जब तक अपराध साबित ना हो जाए, और ये साबित होना चाहिए सही सबूतों के जरिए। जब सबूत फेल हो जाते हैं तो सही फैसला यह है कि सजा को रद्द कर दिया जाए, भले ही मामला भयानक अपराध से संबंधित ही क्यों ना हो। फिर कोहली को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया और 13 नवंबर को सुरेंद्र कोहली जेल से बाहर आ गया। तो ये थी निठारी कांड की पूरी कहानी। 2006 में जो केस शुरू हुआ था वो 2025 में खत्म हो गया। 19 बच्चों की हत्या का केस था और 19 साल बाद क्लोज हो गया। 2 लोगों को फांसी की सजा हुई, लेकिन आज दोनों आजाद हैं। सवाल एक ही है कि क्या यही न्याय है? याद है आपको जेसिका लाल हत्याकांड पर एक फिल्म बनी थी, नो वन किल्ड जेसिका। अब शायद हमें यही कहना होगा, नो वन किल्ड दोज 19 चिल्ड्रन। हमें नहीं पता वो 19 बच्चे कहां गए, क्योंकि उन्हें तो किसी ने मारा ही नहीं ना।
इस फैसले ने 19 साल पुराने जख्मों को हरा किया है। और मेरी बात शायद वो लोग समझ सकते होंगे जिन्होंने 2006 में इस केस को बहुत करीब से देखा और समझा है। हम सबका दुख और दर्द आज एक ही है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों में परेशानी आ रही थी। फ्लाइट्स ना तो टेक ऑफ कर पा रही थी और ना ही लैंड हो रही थी। इस दौरान करीब 800 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई। कड़क पर हमने इससे जुड़ी खबरें भी आपको दिखाई थी, लेकिन तब किसी को ये नहीं पता था कि हो क्या रहा है। अब इसके पीछे की वजह का खुलासा हो गया है, जो बेहद चौंकाने वाली है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य साइबर अटैक था। जांच से पता चल रहा है कि लगातार 7 दिन तक हैकर्स ने आसमान में उड़ रहे हवाई जहाजों के जीपीएस सिग्नल्स के साथ खिलवाड़ किया था, जिसे कहा जाता है जीपीएस स्पूफिंग, जिसकी वजह से पायलट्स को गलत लोकेशन दिखाई देने लगी। कई विमानों को इमरजेंसी डाइवर्ट करना पड़ा। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए जाते तो दिल्ली कार ब्लास्ट से भी बड़ा हमला हो सकता था। सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले जीपीएस के बारे में जान लीजिए, जिसका इस्तेमाल आप और मैं, हम सब अपने मोबाइल में अक्सर करते रहते हैं। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सैटेलाइट की मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट या व्हीकल की सही लोकेशन बताती है। जीपीएस के बिना आज के जमाने में कोई भी एयरप्लेन सुरक्षित तरीके से उड़ ही नहीं सकता। और स्पूफिंग एक तरह का धोखा है। इसमें हैकर्स नकली जीपीएस सिग्नल्स भेजते हैं। ये नकली सिग्नल्स असली सैटेलाइट सिग्नल से ज्यादा ताकतवर होते हैं। एयरक्राफ्ट का जीपीएस रिसीवर इन नकली सिग्नल्स को असली समझ लेता है और फिर गलत लोकेशन दिखाने लगता है। ये जीपीएस जैमिंग से बिल्कुल अलग है। जैमिंग में सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन स्पूफिंग में गलत डेटा फीड किया जाता है। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब समझिए जीपीएस स्पूफिंग के जरिए हमला कैसे होता है। तो पहले हैकर ये पता लगाता है कि कौन से जीपीएस सैटेलाइट्स आसपास होंगे। फिर वो एक खास रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से नकली सिग्नल बनाता है। ये सिग्नल बिल्कुल असली सैटेलाइट सिग्नल जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी पावर ज्यादा होती है। धीरे धीरे हैकर इन नकली सिग्नल्स की पावर बढ़ाता है। एयरक्राफ्ट का जीपीएस रिसीवर सबसे ताकतवर सिग्नल को पकड़ लेता है। वो सोचता है कि ये असली सिग्नल है और फिर गलत जगह की इंफॉर्मेशन दिखाने लगता है। जीपीएस के सिग्नल्स बहुत कमजोर होते हैं क्योंकि वो अंतरिक्ष से आते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से ओवरपावर किया जा सकता है। यही जीपीएस की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी महीने नवंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली एयरपोर्ट पर यह साइबर अटैक शुरू हुआ। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक लगातार 7 दिन ये हमला जारी रहा। जब पायलट्स दिल्ली एयरपोर्ट के पास पहुंचते थे तो उनके नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हो जाती थी। एयरक्राफ्ट को गलत लोकेशन दिखने लगती थी, गलत ऑल्टीट्यूड के बारे में वार्निंग आने लगती थी। एयरपोर्ट से लगभग 60 नॉटिकल माइल्स दूर से ही ये इफेक्ट शुरू हो जाता था। मेन रनवे पर एयरक्राफ्ट की मूवमेंट बाधित होने लगती थी। 4 नवंबर की रात को 5 इंडिगो और 2 एयर इंडिया की फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा क्योंकि वो दिल्ली में सुरक्षित ढंग से लैंड नहीं कर सकती थी। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यहाँ रोजाना 1500 फ्लाइट्स की मूवमेंट होती है। इस अटैक की वजह से 800 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई। पूरे उत्तरी भारत के एयरपोर्ट्स पर इसका असर पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक और परेशानी थी। मेन रनवे का ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बंद था। ये एक जमीन पर लगी नेविगेशन टेक्नोलॉजी है। ये एयरक्राफ्ट को सटीक तरीके से लैंडिंग कराने में मदद करती है, खासकर घने कोहरे में। ILS को कैटेगरी 3 में अपग्रेड किया जा रहा था ताकि दिल्ली की सर्दियों में घने कोहरे में भी एयरक्राफ्ट दोनों तरफ से लैंड कर सके। ये अपग्रेड 27 नवंबर तक पूरा होने वाला था, लेकिन इस दौरान पायलट्स को पूरी तरह सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ रहा था और यही उन्हें जीपीएस स्पूफिंग के लिए असुरक्षित बना रहा था। अधिकारियों ने कहा कि ILS जल्द से जल्द चालू करना बहुत जरूरी है क्योंकि यही स्पूफिंग के खतरे को कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जीपीएस स्पूफिंग की समस्या आम हो गई है, खासकर ब्लैक सी और वेस्ट एशिया के इलाकों में। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैन्य ठिकानों के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे सिविलियन एरियाज में। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस गाजा वॉर की शुरुआत से जीपीएस स्पूफिंग का इस्तेमाल कर रही है।
ताकि दुश्मन की मिसाइल्स को गुमराह किया जा सके। लेकिन इससे आम नागरिकों के जीवन पर भी असर पड़ रहा है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट, फूड डिलीवरी ऐप्स सब प्रभावित हो रहे हैं। भारत में भी समस्या नई नहीं है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास जीपीएस स्पूफिंग आम बात है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर यह पहली बार देखने को मिला और ये बहुत चिंता की बात है। जीपीएस स्पूफिंग फ्लाइट्स के लिए कितना बड़ा खतरा है ये भी जान लीजिए। इससे एयरक्राफ्ट के ऑटो पायलट, फ्लाइट डायरेक्टर और ऑटोलैंड सिस्टम्स गड़बड़ा जाते हैं। एयरक्राफ्ट गलत रास्ते पर जा सकता है, पायलट्स को गलत इंफॉर्मेशन मिलने से कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, गलत ऑल्टीट्यूड की वार्निंग मिल सकती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि एयरक्राफ्ट प्रतिबंधित एयर स्पेस में घुस सकता है या फिर पहाड़ों से टकरा सकता है। खासकर कम विजिबिलिटी में ये बहुत रिस्की है। आधुनिक एयरक्राफ्ट जीपीएस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, खासकर आरएनपी यानी रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस अप्रोच के लिए। अगर सिग्नल की ऑथेंटिसिटी की जांच नहीं की जाए तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स गलत दिशा में जा सकते हैं। जीपीएस स्पूफिंग को पकड़ने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है RAM यानी रिसीवर ऑटोनॉमस इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग। ये कई जीपीएस रिसीवर्स में बिल्ट इन सेफ्टी नेट है। ये अलग अलग सैटेलाइट्स के डेटा को क्रॉस चेक करता है। अगर कोई गड़बड़ी हो तो पायलट को अलर्ट करता है, लेकिन एडवांस्ड स्पूफिंग अटैक्स इसे भी बाईपास कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डायरेक्शन ऑफ अराइवल सेंसिंग। हैकर्स आमतौर पर एक जगह से सिग्नल्स भेजते हैं, जबकि असली जीपीएस डेटा कई सैटेलाइट से आता है। ये अंतर पकड़ा जा सकता है। तीसरा तरीका है सिग्नल डिस्टॉर्शन डिटेक्शन। इसमें ज्यादा एक्यूरेट हार्डवेयर लगाया जाता है जो सिग्नल के पैटर्न्स को बारीकी से ट्रैक करता है। पायलट्स को विशेष एप्स भी मिल रहे हैं जो सस्पिशियस एक्टिविटी होने पर अलर्ट कर देते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की घटना के बाद भारत ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस ने औपचारिक जांच शुरू की। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और एविएशन रेगुलेटर ILS को जल्द से जल्द रिस्टोर करने की कोशिश में लग गए। इंडिगो की ट्रायल फ्लाइट ने नए अप्रोच लाइटिंग सिस्टम को टेस्ट किया। रिपोर्ट DGCA को सबमिट की गई। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन पायलट्स को दिल्ली के एयर स्पेस में एंट्री करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। 27 नवंबर तक रनवे पर दोनों तरफ कैटेगरी 3 का ILS सिस्टम पूरी तरह रेडी हो जाएगा। ये कम विजिबिलिटी और टेक्निकल फेलियर के दौरान ऑपरेट करने में मदद करेगा। जीपीएस स्पूफिंग सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये हजारों पैसेंजर्स की सेफ्टी से जुड़ा मामला है। दिल्ली एयरपोर्ट की घटना ने भारत की एविएशन सिक्योरिटी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि यह खतरा बढ़ता जा रहा है। स्पूफिंग इतनी एडवांस्ड हो गई है कि एयरक्राफ्ट को 2500 किलोमीटर तक गलत जगह दिखा सकती है और पायलट्स को पता भी नहीं चलता। इसीलिए मजबूत एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। ILS जैसी बैकअप सिस्टम्स होनी चाहिए, एडवांस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी चाहिए और सबसे जरूरी एविएशन साइबर सिक्योरिटी को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आसमान में सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर के अंदर चेकिंग तेज हो रही है और शादियों के दिन भी चल रहे हैं। ऐसे में शादी से लौट रहे एक परिवार को जब दिल्ली पुलिस ने रोका और उनकी कार की डिग्गी खुलवाई गई तो पुलिस वाले हैरान हो गए। कार के अंदर जगह कम होने की वजह से एक युवक को डिग्गी में लिटाया हुआ था। कमाल है, मतलब हर तरफ इतनी सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, उस समय इन्हें सूझा भी तो ये